मेरे टॉपर्स, कैसे हो आप? क्लास 11th बिजनेस स्टडीज चैप्टर 3 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। 11th क्लास कॉमर्स तो ले ली, चैप्टर भी पढ़ने में समझ में आ रहे हैं, आसान है, इंटरेस्टिंग है, डेली लाइफ से रिलेट कर पा रहे हो। बट समस्या कहाँ आएगी? जब साइकिल टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट और पीरियोडिक असेसमेंट, वट एवर यू से इन योर स्कूल, अटेंड करोगे, वहां क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे बेटा, आपसे पूछे जाएंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, बिकॉज एज पर सीबीएसई रूल 50% ऑफ योर क्वेश्चंस शुड बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी केस बेस्ड क्वेश्चन। इनको टैकल कैसे करना है, अगली 10 मिनट के अंदर आपको सिखाऊंगी हाउ यू आंसर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगी कि कैसे केस स्टडीज में से आप आंसर आइडेंटिफाई करोगे चैप्टर 3। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आप सीख जाओ कि इतने आसान बिजनेस स्टडीज को स्कोरिंग भी कैसे बनाएं। ठीक है, केस स्टडीज चैप्टर 3 बिजनेस स्टडीज, पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर, व्हेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, दैट इज पब्लिक सेक्टर, and when factors of production are owned, managed and controlled by private individuals, that is private sector। तो यहाँ ये है आपका एक केस सिचुएशन। क्या सीधा इसी को पढ़ोगे? नहीं, पहले आपको जाके देखना है कि आपको आंसर क्या चाहिए। Why is the public sector necessary in remote villages while the private sector grows in urban areas? क्यों आपको पब्लिक सेक्टर रिमोट एरियाज में चाहिए, विलेज एरियाज में चाहिए, और प्राइवेट तो अर्बन एरियाज में भी ग्रो कर जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका है टू कॉन्ट्रास्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। दो कॉन्ट्रास्टिंग ऑब्जेक्टिव। अब आ जाते हैं आपके केस पे। बहुत तेजी से पढ़ना है आपको, दिमाग में वो क्वेश्चन रखने हैं जो आप अभी पढ़ के आए हो कि अर्बन में प्राइवेट सेक्टर और रूरल में पब्लिक सेक्टर कैसे, और कॉन्ट्रास्ट क्या था दोनों सेक्टर्स में। द गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग स्टेट नोटिस दैट मैनी रिमोट विलेजेस लैक्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, रनिंग हॉस्पिटल इन सच एरियाज वाज कॉस्टली एंड अनप्रॉफिटेबल, सो प्राइवेट कंपनीज डिड नॉट इन्वेस्ट। प्राइवेट कंपनी नहीं जाएंगी रूरल एरियाज में क्योंकि वहां ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, वहां प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट नहीं करेगी। बट सरकार की तो जिम्मेदारी है उन्हें हेल्थ एजुकेशन देने की, तो वहां सरकार को काम करना पड़ेगा, इसीलिए वहां पे पब्लिक सेक्टर ज्यादा होते हैं। टू एंश्योर पब्लिक वेलफेयर, गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ओपन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड प्रोवाइड डॉक्टर्स ऑन रोटेशन, क्योंकि एक डॉक्टर जिंदगी भर तो वहां नहीं रहेगा, तो अपने करियर के 3 साल 2 साल जो भी गवर्नमेंट ने रूल फिक्स किया है, डॉक्टर्स को वहां जाना पड़ेगा रोटेशन बेसिस पे। सेवरल प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन अर्बन एरियाज इंट्रोड्यूस्ड एडवांस्ड रोबोटिक सर्जरी सिस्टम एंड प्रीमियम हेल्थ केयर पैकेजेस। तो शहरों में तो सब चल रहा है, रोबोट्स भी आ गए। क्वेश्चन हमने देखा, अब इसका आंसर पढ़ते हैं। रिमोट विलेजेस लैक प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज, सो प्राइवेट कंपनीज अवॉइड इन्वेस्टिंग। निकल गया ना आपका क्वेश्चन से आंसर। द पब्लिक सेक्टर एम्स एट पब्लिक वेलफेयर एंड बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, एक ही एरिया को ग्रो नहीं करना, आपको हर एक एरिया पे फोकस करना है। इसके बाद इन अर्बन एरियाज डिमांड इज हाई एंड पीपल कैन अफोर्ड प्रीमियम सर्विसेज। ये रोबोटिक, ये अर्बन एरियाज के लोग अफोर्ड कर सकते हैं, रूरल एरियाज के लोग नहीं कर सकते। देयरफॉर द प्राइवेट सेक्टर ग्रोज ड्यू टू इट्स प्रॉफिट मोटिव। तो यहाँ शहरों में प्रॉफिट मोटिव मेजर होता है और रूरल एरियाज में सोशल वेलफेयर मोटिव मेजर होता है, इसलिए वहां पब्लिक सेक्टर और अर्बन एरियाज में प्राइवेट सेक्टर ज्यादा ग्रो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉन्ट्रास्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। ये अब आपको समझ आ चुका है बेटा। पब्लिक सेक्टर सोशल वेलफेयर, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर इन रिमोट एरियाज, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव, ऑफरिंग एडवांस ट्रीटमेंट्स एंड प्रीमियम पैकेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड चैप्टर के हर एक टॉपिक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है ताकि आपको हर एक टॉपिक समझ आ जाए कि केस सिचुएशन में कैसे पूछा जा सकता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से रिलेटेड, रेलवे इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। द नेशनल रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज ऑपरेटेड एज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ऑल इट्स रेवेन्यू गोज टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, सरकार के खजाने में जाता है रेल की टिकट के जितने भी आप पैसे लगाते हो। Any change in train fare, introduction of new routes, or procurement of new engine require approval at ministerial level.
Recently, passengers complained that new coaches were talking, taking too long to be introduced because the department had to wait for multiple layers of approval. बहुत सारे मल्टीपल लेयर्स अप्रूवल के हैं तो डिसीजन में टाइम लगता है, ये पैसेंजर्स ने कंप्लेंट की। वन एडवांटेज एंड वन लिमिटेशन, तो जो कंप्लेंट की वो तो लिमिटेशन हो जाएगी। ऑफ ऑपरेटिंग रेलवेज एज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। एडवांटेज, डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल एंश्योर्स पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड रिलायबल एसेंशियल सर्विसेज। सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल है, इसीलिए पब्लिक को सर्विसेज मिलेंगी, इसकी श्योरिटी है। नुकसान तो है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड डिपेंडेंस ऑन मिनिस्ट्रीज कोज डिलेज। तो ये लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जो स्ट्रिक्ट रूल्स है ना बेटा, इसीलिए डिले हो जाता है। इफेक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑन एफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग का एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ता है। अब एफिशिएंसी क्या होती है बेटा? एफिशिएंसी इससे का मतलब है कि मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, और मिनिमम कॉस्ट के साथ आप यूज करो और टारगेट्स को अचीव कर दो, इट मींस यू आर एफिशिएंट। मल्टीपल लेयर्स ऑफ अप्रूवल, स्लो डिसीजन मेकिंग, डिलेड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कोचेस। तो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर रिड्यूस ओवरऑल एफिशिएंसी, ये आपने क्वेश्चन से ले लिया। टॉपिक स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन से टॉपिक इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड ऑटोनॉमी। A national insurance corporation was created through a special act of parliament to ensure life insurance services reach rural areas. The corporation has the freedom to design new policies. पूरी फ्रीडम है कि नई पॉलिसीज डिजाइन कर ले। Decide commission structure and invest funds independency. When a new competitor entered the market, the corporation quickly launched farmer-friendly insurance scheme. जैसे एक कॉम्पिटिटर आया, इन्होंने फटाफट फार्मर फ्रेंडली कॉर्पोरेट इंश्योरेंस स्कीम लगा दी विदाउट वेटिंग फॉर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, कोई वेट ही नहीं की गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस की। क्वेश्चन, हाउ डज स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन स्टेटस हेल्प इट रिस्पॉन्ड क्विकली टू कंपटीशन? कैसे इतना क्विक हो गई, क्यों इसमें डिले इन डिसीजन मेकिंग नहीं था, क्यों इन्हें सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ी? चलो देखते हैं। इट हैज इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, ये इसकी एक फीचर भी हो गई बेटा, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है, यहाँ इन्हें सरकार के डिसीजन की वेट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज क्रिएटेड थ्रू अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है, तो ये अपने डिसीजन ले सकती है। इट डज नॉट नीड गवर्नमेंट अप्रूवल टू इंट्रोड्यूस स्कीम, सो इट कैन एक्ट क्विकली। अगला क्वेश्चन, हाउ डू ऑटोनॉमी एंड लीगल स्टेटस इंक्रीजेस इफेक्टिवनेस? ऑटोनॉमी एंड लीगल स्टेटस इफेक्टिवनेस को कैसे बढ़ाता है? इफेक्टिवनेस का मतलब है ऑन टाइम, इफेक्टिवनेस का मतलब है ऑन टाइम। मैं आपको अपनी क्लास के पेपर दिखाऊंगी, मैक्सिमम बच्चों ने इतना समझाने के बाद, ट्रिक्स बताने के बाद भी एफिशिएंट और इफेक्टिव को गलत कर दिया। आपको नहीं करना है, ट्रिक बता रही हूँ, हो सकता है आप भी मिस कर दो, भूल जाओ, सोचोगे तो क्या ही है, बहुत आसान है। इफेक्टिव, इफेक्टिव और एफिशिएंट, ठीक है बेटा। अब आपको ट्रिक बता रही हूँ, लिख लेना, लगेगा अभी कि बहुत ही आसान है, क्यों ये ट्रिक लगानी है। ये देखो सी और ये टी, इसी से आप बना लो, सी और टी आपने लिखा ना, सी और टी लिखा, यही वाला, तो ये हो गया कॉस्ट। जब कॉस्ट कम कर देते हैं, जब हम मिनिमम कॉस्ट पे टारगेट अचीव कर लेते हो, दैट इज एफिशिएंट। फिर से लिख देती हूँ, EFICIENT, ठीक है, आई ही लगेगा। क्या हो गया हमें? एफिशिएंट। फोकस ट्रिक पे था, आपने CIENT को हाईलाइट करा, यहां से C उठा लिया और यहां से T उठा लिया आपने, तो COST, मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अब इफेक्टिव, ये जो इफेक्टिव था, इफेक्टिव, ये जो इफेक्टिव है, इसमें से आपने TIVE को उठाया, TIVE,
और इस वी को एम बना दिया। तो ऑन टाइम जब कोई काम पूरा हो जाता है, जब ऑन टाइम कोई काम पूरा हो जाता है, उसे आप इफेक्टिव कहते हो। ठीक है बेटे, तो इफेक्टिव और एफिशिएंट आपने दोनों सीख लिया। ऑटोनोमिक, कैन डिजाइन पॉलिसीज, इन्वेस्ट फंड्स एंड मैनेज स्टाफ इंडिपेंडेंटली। अपने आप पॉलिसी डिजाइन कर सकते हैं, अपने आप फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने आप स्टाफ को मैनेज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये एफिशिएंट हो गए। और सेपरेट लीगल एंटिटी है, कैन स्यू, केस फाइल कर सकती है, बी सूड, इस पे केस फाइल हो सकता है, एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, मेक फंक्शनिंग स्मूथ एंड प्रोफेशनल। कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, फंक्शनिंग को स्मूथ और प्रोफेशनल रख सकती है, किसी पे केस कर सकती है, कोई इस पे केस कर सकता है। अगला टॉपिक आ गया बेटा गवर्नमेंट कंपनी। अब जो हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाया, ये गवर्नमेंट कंपनी पे बेस बनाया है। गवर्नमेंट कंपनी कॉम्पिटिंग इन द मार्केट, कैसे कॉम्पीट कर रही है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज 60% ओन्ड बाय गवर्नमेंट। आपको याद है, व्हेन गवर्नमेंट ओन करती है 51% या इससे ज्यादा शेयर, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। by private shareholders, it is registered under the Company Act. To complete to compete with private electrical equipment manufacturers, it invested heavily in modern machinery. The company board independently took decisions about export strategies and employee training programs without government interference. Question आ गया, why is the organization classified as a government company? क्यों हमने इसे गवर्नमेंट कंपनी कहा? क्योंकि 60% शेयर थे इसके पास और 51% से ज्यादा शेयर जब होते हैं तो वो गवर्नमेंट कंपनी होती है। Here the government owns 60%, so it is government company. How does a government company enjoy greater flexibility? ज्यादा flexibility क्यों है? It is registered under Company Act, not controlled like a government department, has its own board of directors and take independent decision. इसके अपने board of director होते हैं, independent decision लेते हैं, सरकार के अंदर नहीं है, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग हमने इसको रजिस्टर किया हुआ है। लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, तो सरकार की इंटरफेरेंस कम है, तो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। अगला आपका टॉपिक लिया, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर बिफोर एंड आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स। 1991 में हमने कौन से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे थे? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बस 2-3 टॉपिक बचे हैं, लीव मत करना, जल्दी से देखते रहो, 2x पे कर लो बेशक, ताकि आप स्क्रीन से पढ़ पाओ। Transformation of a PSU after liberalization. Liberalization, when rules and regulations made easier than before, so that anybody can start business easily. Public sector unit established in 1975 was created to manufacture heavy machines and reduce imports. हमने पब्लिक सेक्टर इसलिए बनाए थे ताकि वो इंपोर्ट्स को कम कर सके और हैवी चीजों को बना सके। बिफोर 1991 इट एंजॉयड मोनोपोली। मोनोपोली मतलब एकाधिकार, अकेले का अधिकार, एंड प्राइमरीली फोकस्ड ऑन बिल्डिंग इंडस्ट्रियल कैपेसिटी फॉर इंडिया। After 1991 reforms, the company faced competition from foreign firms. अब एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो बहुत सारी फॉरेन कंपनीज ने एंटर किया और इनको कॉम्पिटिटर मिल गए। द गवर्नमेंट रिड्यूसेस इट्स स्टेक, गवर्नमेंट ने अपना स्टेक कम कर दिया। इंट्रोड्यूस्ड परफॉर्मेंस बेस्ड एमओयूज, परफॉर्मेंस बेस्ड एमओयूज उन्होंने इंट्रोड्यूस करे, एंड एनकरेज कंपनी टू मॉडर्नाइज इट्स टेक्नोलॉजी, और कंपनियों को एनकरेज करा कि भाई फॉरेन कंपनीज आ गई नई टेक्नोलॉजी के साथ, तुम भी अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर लो। रोल ऑफ पीएसयू बिफोर वर्सेस आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स। बिफोर 1991 protected monopoly, focus on import substitution, industrial development and fulfilling social objectives. आप जब केस पढ़ते हो ना, उसी में आपको बहुत सारे रिलेटेड पॉइंट मिल जाते हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट तो आपको आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। आफ्टर 1991 के बाद क्या हुआ बेटा? ग्लोबल कंपटीशन फेस किया, हैड टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, हैड टू अपग्रेड टेक्नोलॉजी, फोकस शिफ्टेड टू परफॉर्मेंस एंड मॉडर्नाइजेशन। फोकस परफॉर्मेंस पे आ गया, क्योंकि अब मोनोपोली नहीं, अब कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं। क्वेश्चन 2, हाउ डिड डिसइन्वेस्टमेंट एंड एमओयू सिस्टम इंप्रूव परफॉर्मेंस? डिसइन्वेस्टमेंट से क्या हुआ? गवर्नमेंट की ओनरशिप जब रिड्यूस हो गई तो ऑटोनॉमी बढ़ी और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ी और इन्होंने ज्यादा अर्न करने की सोची। एमओयू सेट क्लियर परफॉर्मेंस टारगेट बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीएसयू,
क्लियर परफॉर्मेंस टारगेट हो गए गवर्नमेंट और पीएसयू के बीच में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंटरफेरेंस कम हुई और एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई। ग्लोबल एंटरप्राइजेस, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, इसका जो क्वेश्चन है बेटा पढ़ लो। अ ग्लोबल ऑटोमोबाइल कंपनी एंटर्ड इंडिया विद लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट and advanced robotic based manufacturing. It hired thousands of Indian engineers and trained them in Germany. Local auto companies upgraded their technology to compete, and many small suppliers grew rapidly due to demand from the MNC. जब ये केस पढ़ते हो ना बेटा दिमाग में रखा करो कि क्वेश्चन क्या पूछा था, जल्दी से क्वेश्चन नीचे जाके पढ़ लिया करो। टू फीचर्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं उनके पास, और दूसरा है एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़े बेटा, पॉजिटिव इंपैक्ट ये पड़े कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया। फिर है ग्रोथ ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज, एंसिलरी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो गई, ऑटो पार्ट सप्लायर ये सब बढ़ गए। इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन इन द होल सेक्टर, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, इनोवेशन बढ़ी। ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर के बाद आपका ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है और एक टॉपिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आएगा और इसके साथ साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लास्ट के 2 क्वेश्चन पे हो। फ़ॉन्ट साइज बड़ा है इसलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा होगा, ऐसा है नहीं। सिर्फ 8 टॉपिक से आपने डायरेक्ट 8 क्वेश्चन करे और चीजों को अच्छे से समझ लिया। तो ये है ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या होता है बेटा, पब्लिक प्लस प्राइवेट। एक इंडियन मोबाइल कंपनी है, ये एंटर करना चाहती है 5G स्मार्टफोन में, बट इसके पास इतनी एडवांस चिप टेक्नोलॉजी नहीं है। Japanese electronics giant agreed to collaborate, sharing technology and R&D. R&D क्या होगा, research and development. Both companies decided to share investment, profits and risk equally. Their jointly designed phone became a bestseller due to combined strength of both firms. Question: Why was joint venture the best option? क्यों joint venture best option है? इंडियन कंपनी लैक्ड एडवांस्ड 5G टेक्नोलॉजी, हमारे पास नहीं थी एडवांस 5G टेक्नोलॉजी, तो जिसके पास थी हमने उससे हाथ मिला लिया। Joint venture provided access to specialized technology, research and development expertise from the Japanese firm. तो वहां से हमें एक्सपर्टीज मिलेगी, इन्वेस्टमेंट मिलेगी, रिसर्च मिलेगी उनकी करी हुई। इनेबल टू एंटर द मार्केट सक्सेसफुली, और सक्सेसफुली हम एक बड़ी मार्केट में एंटर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड रिसोर्स एंड रिस्क शेयरिंग हेल्प बोथ कंपनीज। रिसोर्स एंड रिस्क शेयरिंग कैसे हेल्प करता है? बोथ पार्टनर शेयर्ड इन्वेस्टमेंट, रिस्क एंड प्रॉफिट, रिड्यूस्ड बर्डन ऑन ईच। दोनों पार्टनर इन्वेस्टमेंट शेयर करते हैं, रिस्क और प्रॉफिट शेयर करते हैं, दोनों पे बर्डन कम हो जाता है। कंबाइंड स्ट्रेंथ, अगर दोनों की स्ट्रेंथ मिला ली जाए तो दोनों की कंबाइंड स्ट्रेंथ क्या है? इंडियन मार्केट अंडरस्टैंडिंग, जापानीज। इंडियन मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हमें है और जिससे हमने हाथ मिलाया उसके पास टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, तो एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बन जाएगा। रिजल्ट क्या बनेगा? बेस्ट सेलर स्मार्टफोन ड्यू टू शेयर्ड रिसोर्सेज। और ये आ गया आपकी चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी। इसमें दिल्ली मेट्रो एक्सपेंशन थ्रू पीपीपी टू एक्सपेंड द मेट्रो सिस्टम, द गवर्नमेंट कोलैबोरेट with a private construction and operations company. The government provided land, legal approvals and security. The private partner managed station construction, signaling technology and day-to-day operations. Fair revenue was shared as per the agreement. Question है, how did PPP combine government support and private efficiency? Government provided land, approvals, security. Private sector managed construction, signaling, tech and daily operations. Result fast efficient metro expansion. ये आपने पढ़ा, आपको चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी एग्जाम्पल दिया था, इसलिए इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं। वाई इज पीपीपी सुटेबल फॉर लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट? क्यों सुटेबल है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए? सच प्रोजेक्ट्स नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। 3 चीजें, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। PPP shares cost, risk and responsibility between government and private partner. Combines public welfare with private efficiency, making it deal for metros, highways, airports, etc. बेटा देखो, कोई भी टीचर सारे केस स्टडीज तो नहीं करा सकता,
क्योंकि केस स्टडी का मतलब सिंपल कहानी आपके आसपास की दुनिया से, बट मैंने कम से कम समय में आपके हर एक टॉपिक से एक एक केस ले लिया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बना दिया, जो कि आपके पेपर में आएगा। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाके सर्च करो क्लास 11 चैप्टर 3, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, यहाँ से भी लिंक प्रेस कर सकते हो। चैप्टर 3 पढ़ के उसके बाद इन केस को देखना। और अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो प्लीज मेंशन कर देना कमेंट में, आपकी मेल पर ये पीडीएफ आ जाएगी, ताकि आप इसे अंडरलाइन करके सीख लो आंसर्स फ्रेम करना। अब जरूरी काम क्या है बिजनेस स्टडी टॉपर बनने के लिए? आपने जो अभी पढ़ा वो अपने किसी दोस्त को या खुद को ही पढ़ा दो। पढ़ाने के बाद नोटबुक का एक पेज खोलो, उस पे लिखो क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 3, डेट डालो, और जो जो आपको सोच के याद आ रहा है कि मैम ने क्या क्या पढ़ाया है, आपको एलपीजी याद आ रहा है, आपको 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी याद आ रही है, आपको ग्लोबलाइजेशन याद आ रहा है, आपको ये पीपीपी याद आ रहा है, आपको वो याद आया रेलवेज वाला, ठीक है? तो जो भी कुछ आपको याद आ रहा है वो लिखो, और फिर से स्कैन करो वीडियो को कि क्या छूट गया आपसे, वो लिखो। बेटा देखो, अब चेकिंग हो रही है ऑनलाइन, एक एक वर्ड ध्यान से करना पड़ेगा। हम नहीं कह रहे कि रटो, बट एक एक चीज की प्रेजेंटेशन बेस्ट होगी अंडरस्टैंडिंग के साथ। आपको मैं ये सिखाऊंगी हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर अगले राउंड में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।